हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जो हम इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे बिना समय गवाए, हम उसी को शुरू करेंगे। आपने इतिहास का विभाजन देखा है और इतिहास के विभाजन में आपने 3 कालों का विभाजन देखा है इतिहास का। सबसे पहला विभाजन आपने देखा प्राग ऐतिहासिक काल का, जिसके 5 वीडियो आप देख चुके हैं अभी तक। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। इतिहास का यही विभाजन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं विभाजनों से हमारे एग्जामिनेशंस में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को अपना 100% देना पड़ता है। आपके सामने लेखपाल भर्ती परीक्षा है और अभी तो न्यूज़ ये भी निकल के सामने आई है कि लेखपाल में 2000 पदों को और जोड़ा जाएगा। पहले पदों की संख्या 8085 अनुमानित थी, अब इसमें 2200 पदों को और जोड़ा जा रहा है, यानी कि पदों की संख्या हो गई 10,285। आपके पास एक बेहतर मौका है अपने आप को सफल बनाने का। तो जिस प्रक्रिया में आप लगे हैं लगातार एग्जामिनेशंस के दौर में अपनी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए, आप वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि हर एक छोटे टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम आपके द्वारा उठाया जाना चाहिए। पहला कदम ही आपको सफलता के अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वीडियोस बहुत लंबी नहीं हो रही हैं, तो वीडियोस को पूरा देखें और जितना अधिक से अधिक लोगों तक आप हमारी वीडियो को पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं, क्योंकि निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इतिहास के जो 3 वर्गीकरण हैं ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग के आधार पे, वह है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें जो श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं, हमने प्राग ऐतिहासिक काल के कुल 5 वीडियोस अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इन 5 वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि इतिहास के आधारभूत संरचना से लेके प्राग ऐतिहासिक काल की जितनी भी छोटी सी छोटी बातें और बड़ी सी बड़ी बातें हो सकती हैं जो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, उन सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप सभी जानते हैं और मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया भी था। पहला विभाजन जाना जाता है पूरा पाषाण काल के रूप में, और ये विभाजन पूरी तरह से आप पढ़ चुके हैं। दूसरा विभाजन है मध्य पाषाण काल का, जो आज आप पढ़ेंगे, और अंतिम विभाजन है नव पाषाण काल का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को ही पत्थरों का काल कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है, और उन्हीं तीनों कालों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। ये तीनों काल ही प्राग ऐतिहासिक काल को मजबूत बनाते हैं और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आपने 3 विभाजन देखा है पूरा पाषाण काल का, वह भी उपकरणों के प्रयोग के आधार पर, यानी कि उस समय समाज में जिस प्रकार के उपकरण बने उन्हीं के प्रयोग के आधार पर आपने पिछली वीडियोस में पूरा पाषाण काल के कुल 3 डिवीजन पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा निम्न पुरा पाषाण काल, और निम्न पुरा पाषाण काल की आपने संस्कृति पढ़ी, जिसमें 2 प्रकार की संस्कृतियों का प्रचलन था। एक को आपने बोला चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति, और दूसरे को आपने बोला हस्त कुठार की संस्कृति। चापर चापिंग मतलब 1 धार वाले और 2 धार वाले उपकरण, और पेबुल वे उपकरण जो कि नदियों के बहाव से कहीं ना कहीं नुकीले और चिपटे और सपाट हो जाते थे। दूसरी बात आपने हस्त कुठार की पढ़ी। हस्त कुठार पद्धति में आपने देखा किस तरह से कुल्हाड़ी का निर्माण मनुष्य ने सीख लिया, तछड़ी का निर्माण मनुष्य ने सीख लिया, खुरचनी का निर्माण सीख लिया, और उसके बाद निम्न पुरा पाषाण काल में ही आपने मानव का उद्भव और विकास देखा, जिसमें सबसे पहले मानव के रूप में आपने एक मानव कपि देखा जिसे नाम दिया गया है रामापिथेकस या फिर पिंथ्रोपिथेकस। इसके बाद आपने दूसरा विभाजन देखा इसका, जिसे कहा जाता है मध्यपुरा पाषाण काल, और मध्यपुरा पाषाण काल में आपने फलक की संस्कृति देखी। फलक की संस्कृति में जितने भी उपकरण बनाए गए वो सब क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए गए, यानी कि जिन्हें आसानी से तोड़कर पत्थर की संरचना से उपकरण बनाना आसान था। यानी कि वे ऐसे पत्थर होते थे जिनको उपकरणों के रूप में ढालना
या काट छाट कर आसानी से उपकरण बनाना आसान पद्धति के तरीके से हो सकता था। इन दोनों कालों में जो उपकरण बने उनकी जो विधि थी वह भी मैंने आपको बताई, क्लेक्टोनिक विधि। और क्लेक्टोनिक विधि वही विधि है जिसमें एक बड़ा सा पत्थर लिया जाता है और उसे काट कर छाट कर एक नया उपकरण बना दिया जाता है, जिससे शिकार करने में आसानी होती है, जमीन की खुदाई करने में आसानी होती है। तो इन सभी उपकरणों का निर्माण क्लेक्टोनिक विधि के आधार पर हुआ, जो कि निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल में बनाए गए। और अंतिम में आपने देखा उच्च पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल में आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा, और वह देखा आपने आधुनिक मानव का उद्भव और विकास। यानी कि वर्तमान समय में जो होमोसैपियंस मानव धरती पर है, अपनी बुद्धि से नए नए आविष्कार कर रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, बृहस्पति पर जा रहा है, शनि तक चला जा रहा है। ये वही आधुनिक मानव है जिसका उद्भव और विकास शुरू होता है उच्च पुरा पाषाण काल में। तो मानव का उद्भव और विकास उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई, उसके मस्तिष्क के आकार के ऊपर निर्धारित की गई कि कौन अपने मस्तिष्क का कितना अधिक प्रयोग कर सकता था। जिसने सबसे अधिक प्रयोग किया उसी को होमोसैपियंस मानव के अंतर्गत रखा गया। तो ये सारे डिवीजन आप पढ़ चुके हैं, और इन सारे डिवीजनों में आपने यही पढ़ा कि इन कालों में जो हमें चित्रकला यानी प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें प्रकृति का कहीं भी कोई अंकन हमें दिखाई नहीं दिया। यानी कि पुरा पाषाण काल में हमने कहीं भी किसी भी चित्रकला में पेड़ पौधे और वनस्पतियों के साक्ष्य नहीं देखे। जबकि जैसे ही अगला काल शुरू होता है मध्य पाषाण काल में, तो इस काल की चित्रकला में हमें पेड़ पौधे और वनस्पतियों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ लोगों के द्वारा पत्थरों की पूजा के भी प्रमाण हमें मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोगों के अंदर यह मिथ हो गया था कि भगवान का अस्तित्व भी संसार में है, तो हमें कहीं ना कहीं पूजा पाठ का भी जो प्रमाण मिलता है वह मध्य पाषाण काल से मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वही है मध्य पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला में पुरा पाषाण काल की चित्रकला से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसमें मानवों का अंकन है, पशुओं का अंकन है, लेकिन कहीं भी प्रकृति का अंकन नहीं है, पेड़ पौधों का अंकन नहीं है, और ना ही किसी वनस्पति का कोई प्रमाण उनकी चित्रकला में हमें परिलक्षित होता है। पुरा पाषाण काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने अभी पिछली ही वीडियो में कम से कम 13 या 14 मिनट का वीडियो है उसमें कवर किया है। बाकी आज का जो टॉपिक है बेटा वह मध्य पाषाण काल से है, और मध्य पाषाण काल का समय भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो याद रखिए आपका पड़ोसी आपसे अधिक नंबर पाएगा और एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाएगा, और आप यही सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैंने सर के द्वारा दिए गए सुझाव को मान लिया होता और अपने पढ़ाई को थोड़ा और मजबूत कर लिया होता। अभी तो आपको लग रहा है कि परीक्षा बहुत दूर है, जब परीक्षा आएगा तो 1 महीने में सारी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो 1 महीने में अपनी पढ़ाई को बल दे दे या 1 महीने पढ़ाई करके सिलेक्शन ले दे। कारण क्या है? सफलता उसी को मिलती है जो दिन रात अपनी सफलता के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है। और वर्तमान समय में जो प्रक्रिया चल रही है एग्जामिनेशंस में नॉर्मलाइजेशन की, अच्छा खासा योग्य अभ्यर्थी भी सिलेक्शन से कोसों दूर होता जा रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अयोग्यों को कहीं ना कहीं आगे ला के रख दिया जा रहा है। जिन्होंने गलतियां भरमार की हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। दरोगा भर्ती ही ले लीजिए, आप सभी जानते हैं जो रिजल्ट आया है कितना बवाल मचा हुआ है। सभी यूट्यूबर्स लगातार इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा में जो अन्याय हुआ है उसके लिए इंसाफ किया जाए, कोर्ट में आवाज उठाई जाए। लेकिन अभी तक कहीं भी कोई सुनवाई विशेष रूप से इसके लिए बैठाई नहीं गई। भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि वह धांधली के पक्ष में है, क्योंकि अभी तक उसने इस मुद्दे पर अपनी कोई भी राय प्रस्तुत नहीं की है। तो बच्चों में बहुत ही असंतोष का माहौल है, क्योंकि बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत किया और अंततः सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाए। तो वर्तमान समय में जब प्रक्रिया इतनी जटिल होती जा रही है, बच्चे सिलेक्शन से कोसों दूर होते जा रहे हैं, अगर ऐसे में आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सोचिए किस तरह से आप सिलेक्ट होंगे। बशर्ते वीडियोस को लगातार देखते रहिए,
एग्जाम कोई भी हो, मेरा दावा है कि इतिहास में जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा किसी भी टॉपिक से। आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उससे इतर कोई टॉपिक एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। बशर्ते आगे भी जितना पढ़ाता रहूंगा उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मैंने आपको पहले बताया है पूरा, जब पाषाण काल में आपको पढ़ा रहा था, मैंने 3 डिवीजन किए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने वर्ष 1863 में पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रारंभ में हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी नहीं प्राप्त थी, लेकिन मध्य पाषाण काल का जो समय बताया गया बाद में पुरातात्विक स्रोतों और प्राप्त उपकरणों के आधार पर वह बताया गया 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। सॉरी 40,000 हो गया, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, यही मध्य पाषाण काल का समय काल बताया गया है। मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, या कह लीजिए पाषाण काल के डिवीजन में मध्य पाषाण काल को सबसे पहले सुझाव दिया गया वर्ष 1870 में एडवर्ड लार्तेत के द्वारा। लेकिन मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो फ्रांस का एक शहर है लॉन्स द अजिल। लॉन्स द अजिल में उत्खनन कार्य चल रहा था और यहीं पर कुछ छोटे छोटे उपकरण प्राप्त किए गए जिन्हें नाम दिया गया माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ उन उपकरणों को कहा जाता है जो कि पत्थरों के बने होते हैं और छोटे छोटे उपकरण होते हैं, यानी कि जिनसे शिकार को घायल किया जा सके, ऐसे उपकरणों को माइक्रोलिथ बोला गया। और सबसे पहले इसे लॉन्स द अजिल से प्राप्त किया गया। तो यहीं से प्रश्न बन जाता है मध्य पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई। तो मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है लॉन्स द अजिल, वहां से मध्य पाषाण काल की जानकारी मिली। किसके द्वारा? सर जॉन इवांस के द्वारा। सर जॉन इवांस ने ही सबसे पहले छोटे छोटे उपकरणों के बारे में बताया, लेकिन उस समय इसे माइक्रोलिथ नाम नहीं दिया गया था। तो अगला प्रश्न यही पूछा जाता है कि इन छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ नाम किसके द्वारा दिया गया। तो आपको एक नाम मिलेगा, या ऐसे लिख लीजिए, नामकरणकर्ता जिसने इनका नामकरण किया, उनका नाम है हॉडर बेस्ट्रॉफ। हॉडर बेस्ट्रॉफ, इन्हीं के द्वारा माइक्रोलिथ का नामकरण किया गया और जो छोटे छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए उन्हें नाम दिया गया माइक्रोलिथ। किसके द्वारा? हॉडर बेस्ट्रॉफ के द्वारा। मध्य पाषाण काल की प्रथम जानकारी कहां से प्राप्त हुई? फ्रांस के लॉस द अजिल से। और इस बात की जानकारी हमें किसने प्रदान की? तो वो प्रदान करता है सर जॉन इवांस। इन्होंने ही हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी फ्रांस में चल रहे उत्खनन कार्यों के लॉस द अजिल से प्राप्त उपकरणों के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में हमें बताया। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए उसे हॉडर बेस्ट्रॉफ ने नाम दिया माइक्रोलिथ, और इसीलिए हम इसको माइक्रोलिथ एज के रूप में भी जानते हैं। आप जानते हैं पैलियोलिथिक एज बोला जाता है किसको? पूरा पाषाण काल को। मेसोलिथिक एज किसको बोला जाता है? मध्य पाषाण काल को। और नियोलिथिक एज बोला जाता है नव पाषाण काल को। तो मेसोलिथिक एज के रूप में इसी माइक्रोलिथ उपकरणों के आधार पर ही हम इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य पाषाण काल से क्या मिलते हैं? तो ये जिन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए भारत में उपकरण आपने विश्व के संदर्भ में देख ही लिया। मध्य पाषाण काल के सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह फ्रांस के लॉस द अजिल से प्राप्त हुए। तो भारत के संदर्भ में किन किन क्षेत्रों से मध्य पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलता है। और एक पर्टिकुलर शहर ही पूछ लिया जाता है कि यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है जहां से आपको मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए। तो हम उन सभी स्थलों को कवर करेंगे जो कि भारत में विद्यमान है। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत के मध्य पाषाण कालिक स्थल, क्योंकि इनसे प्रश्न हूबहू आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल जाएगा बेटा।
तो भारत के मध्य पाषाण कालिक स्थलों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। नाम आप सभी ने सुना होगा मिर्जापुर का। मिर्जापुर में ही कालीन भैया को देखा आपने, एक बड़ा वेब सीरीज देखा मिर्जापुर के नाम से। कट्टे और कालीन दोनों का व्यवसाय चरमोत्कर्ष पे था, लेकिन इतिहास की दृष्टि में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान क्या है? मिर्जापुर में 3 पहाड़ियां हैं और इन्हीं तीनों पहाड़ियों से मध्य पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त किए गए हैं। पहले पहाड़ी को बोला गया लेखहिया पहाड़ी, लेखहिया पहाड़ी। दूसरे को बोला गया मुरहना पहाड़ी और तीसरे को बोला गया बघटी घोर पहाड़ी। इन तीनों स्थलों से भारत में मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए हैं उत्तर भारत में। तो मिर्जापुर के किस क्षेत्र से मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए हैं? तो आपके पास 3 उत्तर हैं, लेखैया पहाड़ी, मुरहना पहाड़ी और बघटी घोर पहाड़ी। इन तीनों पहाड़ियों से आपको मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं भारत में। दूसरा स्थल है उत्तर प्रदेश का ही प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के कुल 3 स्थल हैं जहां से मध्य पाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर, महदहा और दमदमा। ये 3 स्थल हैं मध्य पाषाण कालिक जो कि प्रतापगढ़ में स्थित हैं। सरायनाहर की बात की जाए तो सबसे पहले युद्ध के साक्ष्य पाषाण काल में कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वह शहर ही है आपका सरायनाहर। आप इसको नोट के रूप में नोट भी कर सकते हैं कि सरायनाहर से युद्ध के साक्ष्य सबसे पहले होने वाले युद्ध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके ही साथ साथ मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? सरायनाहर से। मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जामों में देखने के लिए मिलता है कि भारत में मध्य पाषाण कालिक स्थल कौन सा है जहां से मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्रतापगढ़ का सरायनाहर। अगर ऑप्शन में प्रतापगढ़ नहीं है तो सरायनाहर देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके बाद महदहा की बात की जाए तो महदहा से 14 मानव कंकालों की प्राप्ति की गई है प्रतापगढ़ से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? महदहा से। और दमदमा से, दमदमा से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? दमदमा से प्राप्त हुआ हाथी दांत के लटकन। हाथी दांत के लटकन यानी कि कानों में पहनने वाला एक आभूषण होता है लटकन, और हाथी दांत का लटकन जो प्राप्त किया गया वह दमदमा से प्राप्त किया। तो आप देखिए इतिहास में प्रतापगढ़ का कितना बड़ा योगदान है। सरायनाहर से मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले। प्रथम विश्व में सबसे पहले युद्ध के जो साक्ष्य मिले हैं वह प्रतापगढ़ के सरायनाहर से, क्योंकि वहां पर अस्थि पंजर मिले हैं। ढेर सारे अस्थियां मिली हुई हैं, एक दूसरे के हृदय को चीरते हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो भी साक्ष्य सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। महदहा से 14 मानव कंकालों की प्राप्ति की गई है और दमदमा से हाथी दांत के लटकन प्राप्त किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ का ये परिप्रेक्ष्य हो गया। तीसरा है क्षेत्र इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर वर्ष 2019 में प्रतापगढ़ कर दिया गया और इलाहाबाद का एक क्षेत्र है चोपनी मांडो। चोपनी मांडो पूरे प्रागैतिहासिक काल में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एक स्थल से, वह है इलाहाबाद का चोपनी मांडो। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूरे प्रागैतिहासिक उपकरणों के साक्ष्यों में इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का एकमात्र स्थल है चोपनी मांडो, जहां से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी तीनों कालों के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं इलाहाबाद के चोपनी मांडो से। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इलाहाबाद के चोपनी मांडो में भंडार गृह के रूप में उपकरणों को रखा जाता था। एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में उपकरणों को संग्रहित करके इलाहाबाद के चोपनी मांडो में रखा जाता था।
इतनी चीजें तो हो गई दोस्तों साक्ष्यों के रूप में भारत के मध्य पाषाण कालिक स्थलों में। इसके अलावा मध्य पाषाण काल का बहुत बड़ा योगदान है विश्व में। आप सभी जानते हैं पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त किए गए और विश्व के संदर्भ में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। दूसरा बात, भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए। ये एग्जामिनेशंस में कई बार आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे प्रश्न, तो हम वही देखेंगे। भारत में पशुपालन के साक्ष्य किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन के साक्ष्य उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के 2 राज्यों से प्राप्त हुए हैं और 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 2 स्थल हैं जहां से आपको पशुपालन के साथ साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है आदमगढ़, जहां से पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त किए गए, और राजस्थान का क्षेत्र है बागोर। अगर बागोर की बात की जाए तो पाषाण कालिक सबसे बड़ा स्थल भी बागोर ही माना जाता है। सबसे बृहद पाषाणिक स्थल के रूप में आप बागोर का क्षेत्र जानते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि भारत में पशुपालन के साक्ष्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त किए गए और राजस्थान के बागौर से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए गए। पूछा जाता है विश्व में भैंस पालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला। भैंस आप सभी जानते हैं दूध देने वाला जंतु है। तो भैंस पालन का साक्ष्य विश्व में सबसे पहले कहां प्राप्त किया गया। तो एक स्थल है पाकिस्तान में जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही पूरे विश्व में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य या भैंस पालन का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। भैंस पालन का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। भारत में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त किए गए, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। इसके अलावा भी मध्य पाषाण काल से गुजरात से एक स्थल पाया गया है जिसको आप कहते हैं पाषाण संस्कृतियों का स्थल। कहां से प्राप्त हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं कि किस स्थान से पाषाण संस्कृतियों के स्थल प्राप्त हुए या पाषाण संस्कृति के स्थल कहां से प्राप्त हुए। तो गुजरात में एक क्षेत्र है लंघनाज, यहीं से प्राप्त हुआ पाषाण संस्कृतियों के स्थल, यानी कि जो पत्थरों की संस्कृति है उसके प्रमाण गुजरात के लंघनाज से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मध्य पाषाण काल में जो चित्रकला प्रयुक्त हुई उसमें प्रकृति का भी हमें साक्ष्य देखने के लिए मिलता है। पेड़ पौधों को भी उकेरा गया मध्य पाषाण काल में। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला में मध्य पाषाण काल से ही पेड़ पौधे और वनस्पतियों के साक्ष्य मिलना हमें प्रारंभ होते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों मध्य पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं वो सभी बात हमने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए, लेकिन जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाइए, क्योंकि आप ही एक सहारा हैं और आप ही के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो जितना अधिक सहयोग कर सकते हैं करें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।